असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते ही हैं, कथन है और एक कारण है उसका, फटाफट से समझना है कहानी क्या है, पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना। फटाफट से देखो, सना कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन हर माइंड एंड इज अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन। सना एक बच्ची है जो अपने दिमाग में गणितीय गणनाएं कर सकती है, उनको पूछो भाई 24 और 16 कितने होते हैं, फटाक से बता देती हैं, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो अपने ब्रेन में कर सकती हैं। कौन? सना। ये बात क्लियर है। और एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है, एम्पैथेटिक है, दूसरे के दर्द को महसूस कर पाती हैं, है ना, एम्पैथाइज कर पाती हैं, खुद को दूसरे के शूज में रख के देख पाना एम्पैथी होती है। और एम्पैथी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि 21st सेंचुरी स्किल्स में शामिल करो उसको, मतलब एक जरूरी कौशल है कि आप खुद को दूसरे के शूज में रख के देख पाए। सिंपैथी बस दूर दूर से, हाँ ठीक है बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत बुरी बात है, लेकिन वो बुरा यानी जब अपना दिल टूटता है तो सबको दर्द होता है, दूसरे के ब्रेकअप में भी दुखी हो पा रहे हैं, दूसरे के इमोशंस को भी खुद को दूसरे के शूज में रख के देख पाना एम्पैथी है। तो अच्छी बात है भाई। सना क्या है, एक तो मैथमेटिक्स में अच्छी है, यानी लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है इनके पास, दूसरा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी है, यानी खुद के इमोशंस भी महसूस करना, दूसरे के तो इंटरपर्सनल भी कह देंगे, हालांकि सिर्फ एम्पैथेटिक से दोनों नहीं आ जाएंगी, लेकिन वो भी इनमें एक गुण है। तो बात ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो सकता है भाई। रीजन क्या है, ट्रू मान लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, सना हैज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस सच एज स्पेशल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। स्पेशल स्किल होती है विजुअल स्पेशल, जब वो पेंटिंग कर रही होती, ड्राइंग कर रही होती, जबकि सना यहां क्या कर रही है, सना कर रही है मैथमेटिक्स, और इन्होंने कह दिया कि स्पेशल इंटेलिजेंस है। भाई स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं, यहां पे लगेगी आपकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो स्पेशल तो गलत हो गया। एंड इंटरपर्सनल, हाँ इंटरपर्सनल स्किल्स है, इंट्रापर्सनल होता है, इंटर होता है, दोनों ठीक था, एम्पैथी दोनों में चाहिए होती है। तो आधा तो सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि स्पेशल नहीं, यहां पे लॉजिकल मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में अच्छी है ना सना, तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा। है ऑप्शन ऐसा कुछ, असर्शन इज, कहां है ऑप्शन, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा बट ये लिखा क्या रीजन में, फिर से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, सना हैज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस सच एज स्पेशल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो यहां पे जो है गड़बड़ हो गई है, क्योंकि सना के पास स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं है इस ऑप्शन के मुताबिक, उनके पास लॉजिको मैथमेटिकल है, गणितीय बुद्धि है, ना कि विजुअल स्पेशल है। तो अभिकथन ए तो सही है कि ठीक है सना में ये दोनों टाइप की इंटेलिजेंस हैं, लेकिन तर्क इसका सही नहीं। देखो इनको चेक करने का, इस तरह के क्वेश्चंस को चेक करने का 3 स्टेप का प्रोसेस है। क्या है? 3 स्टेप प्रोसेस है, अभी समझेंगे इनको। 3 स्टेप प्रोसेस है, सिंपल। पहले चेक करो असर्शन यानी स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे चेक करो रीजन सही है कि नहीं है, अगर ये दोनों सही निकले तब तीसरे नंबर पे जाओ कि क्या ये रीजन इस असर्शन के लिए सही है या नहीं है। मतलब सीमा और समीर एक दूसरे के लिए सही है या नहीं, ये यहां पे डिसाइड होगा, ठीक। पहले अगर समीर ठीक है भाई, सीमा सही है, क्या एक दूसरे के साथ सही है, कंपेटिबिलिटी बैठ रही है, तब तो आंसर ए एंड आर बोथ ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। इन क्वेश्चंस में आप लोग बहुत घबराते हैं, इसलिए मैं ये मजाक के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो अगर हम देखते हैं यहां, तो सिंपल बात है कि ए ऑप्शन तो सही है भाई, ठीक है, दोनों चीजें हैं सना में, लेकिन वो स्पेशल इंटेलिजेंस में काउंट नहीं होगी। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेती हैं, तो लॉजिकल मैथमेटिकल थी सना के अंदर। दूसरा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी थी, क्योंकि दूसरों मतलब एम्पैथी के लिए दूसरों के इमोशंस को समझना भी महत्वपूर्ण है, ठीक। अब उन्होंने कह दिया था कि विजुअल स्पेशल है, पेंटिंग थोड़ी करती है सना, ये थोड़ी लिखा था, तो इसलिए गलत हो गया। सिंपल समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कई सारे नए क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लीन इफेक्ट? बहुत ही प्यारा सवाल सीटेट में पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीके से, ये नहीं अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। कितना जो फ्लीन प्रभाव है उससे आप क्या समझते हैं? फ्लीन एक व्यक्ति थे, जेम्स फ्लीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जेम्स आर फ्लीम है ना। तो फ्लीन 1980 में इन्होंने ये फ्लीन इफेक्ट की बात की थी, 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में। तो फ्लीन इफेक्ट से आप समझते क्या है बुद्धि के बारे में, बताइए। तो पहला ऑप्शन है पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी लोगों के सोचने और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्या फ्लीन इफेक्ट ये बात करता है? हमें क्या पता, आप जवाब दीजिए, मैं बता दूंगी, फिर आप चीटिंग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता फ्लीन इफेक्ट में कही गई है। या फिर थर्ड ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज प्रीमैरिली इनहेरिटेड, यानी बुद्धि मुख्य रूप से विरासत में ही मिलती है, आपकी आनुवंशिकता से ही मिलती है,
ये कह रहा है फ्लिन इफेक्ट। कुछ लोग ऑफकोर्स ये बात कहते हैं और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बुद्धि पे हेरिडिटी का ज्यादा प्रभाव है, एनवायरमेंट से भी ज्यादा, हालांकि एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। फोर्थ ऑप्शन है एवरी डेकेड एवरेज आईक्यू ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, यानी हर दशक में जनसंख्या का औसत आईक्यू बढ़ जाता है। ये बात है फ्लिन इफेक्ट की, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब क्यों है सही उस पे आएंगे अभी, कि हर 10 वर्ष में, यानी एवरी डेकेड एवरेज आईक्यू ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, हर 10 साल में। हम कहते हैं यार नई जनरेशन तो पहले से बेहतर होती जा रही है, ये तो स्मार्ट है, नए बच्चे स्मार्ट हैं। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि फ्लिन इफेक्ट में जेम्स फ्लिन कह रहे हैं कि हर 10 साल में एवरेज आईक्यू, औसत आईक्यू, जैसे हम अगर नॉर्मल देखते हैं एवरेज आईक्यू क्या है, 90 से 110 कहते हैं हम, ठीक है, बढ़ जाता है। यानी आज अगर एवरेज आईक्यू हम मान के चल रहे हैं, मतलब, और ये बहुत ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट के आसपास कहा जाता है कि लगभग 3 पॉइंट्स एवरेज आईक्यू 3 पॉइंट से बढ़ जाता है। यानी 2010 से 2020 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए उनका एवरेज आईक्यू जो है बेहतर होगा 1995 से 2005 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए। यानी हर 10 साल में आईक्यू बढ़ रहा है, एवरेज आईक्यू जनरली, अगर सामान्य तौर पे अगर हम देखें। ऐसा क्यों हो रहा है? कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आपका एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो रही हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसे स्टिमुलेशन आ रहे हैं। आज आप देखेंगे आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके दुनिया में किसी को भी देख सकते हैं, किसी को भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, जो शायद हमसे पहले जनरेशन के पास नहीं था। तो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं उतने टाइम में, हर 10 साल में, है ना। तो इसके कई सारे रीजन हैं, जिसमें से एक ये इंपॉर्टेंट रीजन है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उस वजह से एवरेज आईक्यू भी बेहतर होता है। जेनेटिक फैक्टर्स में भी चेंजेस आते हैं, ओवरऑल एनवायरनमेंट में मान लीजिए, इसमें मतलब बहुत सारे रीजन है कल्चर से लेकर के। तो अगर एक शब्द में कहें तो एनवायरनमेंट बेहतर हो रहा है, तो हर 10 साल में हम कहेंगे कि एवरेज आईक्यू बेहतर होता जाता है। हालांकि इसका एक रिवर्स रीजन भी है, या रिवर्स एक इसका कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट है, या इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इस बात पे कि कुछ कंट्रीज में देखा गया है कि जो एवरेज आईक्यू है वो एवरी डेकेड, यानी हर 10 साल में या तो कम हुआ है, जैसे कि नॉर्वे की एक रिसर्च है जिसमें ये बात होती है कि हर 10 साल में कई पॉइंट से आईक्यू कम हुआ है। वहां डेनमार्क में स्टेबल बताया जाता है कि प्लेट्यू कर गया, आईक्यू ना बढ़ रहा है ना घट रहा है हर 10 साल में। तो इसके ऑपोजिट भी हर चीज का, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी जो भी आप पढ़ रहे हैं, मतलब हम सब कुछ ही पढ़ रहे हैं, इसमें कई सारे एस्पेक्ट हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट हो चाहे। तो अगर हम देखें तो हर दशक में जनसंख्या का औसत आईक्यू बढ़ता है, ये बात फ्लिन इफेक्ट में कही गई है। बट इसके अराउंड बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दी है, कि इसका एक काउंटर जो है, वो काउंटर एग्जाम्पल ये है कि कई जगहों पर ये देखा गया है कि 10 साल में अब बढ़ नहीं रहा आईक्यू, या तो रुक गया, मतलब सेम ही है, प्लेट्यू कर गया, स्टैग्नेंट हो गया, या फिर कम भी हुआ है एवरेज आईक्यू। अब वो कंफर्ट की वजह से हुआ, जिसकी भी वजह से हुआ, बट फ्लिन इन जनरल यही बता करके गए हैं कि हर 10 साल में एवरेज आईक्यू बढ़ जाता है, और ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन सभी में देखा गया है। उसका रीजन वही है, रिसोर्सेज बेहतर हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाती है, या हम कहें आसपास का एनवायरमेंट बेहतर हो जाता है। हाँ, जैसे अपडेट हो जाती है ना जनरेशन, वही 5G के जैसे, तो आप ज्यादा स्मार्ट होंगे अपनी पुरानी जनरेशन से, ये आप देखते ही हैं। चलिए खैर, एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मान लीजिए पहले ज्यादातर लोगों का आईक्यू अगर 110 के आसपास होगा तो 2-3 पॉइंट हर 10 साल में बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर के बात ये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? ये कहता है थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस डज नॉट सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, आसान सा सवाल है। बहुबुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन नहीं करता? यानी गार्डनर अपनी थियरी में जो बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल भी कह देते हैं आपके सिलेबस में, उसको क्या चीज ये थियरी सपोर्ट नहीं करती? पहला ऑप्शन है लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू वेरियस मीन्स, यानी सीखने का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। हाँ, आप सिखा भी मल्टीपल तरीके से सकते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस यही कहता है कि मल्टीपल तरीके हैं बच्चों को सिखाने के, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, लोगों में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस है। बात तो ठीक है, तो आप जब सिखा सकते हैं तो आकलन भी अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जब सारे बच्चे सीखते सेम तरीके से नहीं है तो सबका टेस्ट सेम तरीके से क्यों लेना? बात सही है, इंटेलिजेंस इज अ, लेकिन हमको बात सही नहीं, हमको चाहिए गलत बात, है ना, जो गलत है वही सही होगा यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी बुद्धिमत्ता जो है वो डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस है जो एक साथ यूज होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत सारे आपकी डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कैपेबिलिटीज लगता है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू, या फिर फोर्थ ऑप्शन पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। हाँ भाई, होता है, विशिष्ट समूह भी, आप एक साथ अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं
तो कई सारे एस्पेक्ट लगेंगे आपके अंदर की क्षमताओं के, ठीक है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वही गलत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू। देखो आईक्यू की बात बहुत ज्यादा गार्डनर करते नहीं है, आईक्यू को बहुत अच्छी बात मानते नहीं है गार्डनर, है ना, कि आईक्यू स्कोर्स ही बताएंगे कि बच्चा इंटेलिजेंट है। ये बात कहना यहाँ पे गलत होगा। वो कह रहे हैं कई प्रकार की बुद्धि है, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई भाषा में अच्छा हो सकता है, कोई गणित में अच्छा हो सकता है ना, कोई नेचर को समझने में अच्छा हो सकता है, कोई खुद को समझने में अच्छा हो सकता है, कोई किसी और को समझने में अच्छा हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई आईक्यू स्कोर नहीं है बुद्धि, तो ज्यादा आईक्यू आईक्यू नहीं रोना है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। चलो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा गणित लगा लो, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीटेट में आ जाते हैं इस तरह के सवाल भी, है ना, फटाफट से। 5-year-old दर्श हैज मेंटल एज ऑफ 8, व्हाट इज हिज आईक्यू। यानी 5 साल का बच्चा है दर्श, जिसकी मानसिक उम्र है 8 साल। मानसिक आयु जिसको हम कह रहे हैं, मानसिक आयु का मतलब क्या है, एक होती है आपकी मेंटल एज, जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है, जिस उम्र पे आपका दिमाग काम कर रहा है, और दूसरी है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जितने साल के आप एक्चुअल में हैं, ठीक। तो 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, दिमाग काम करता है 8 साल पे, क्योंकि मानसिक आयु है 8 वर्ष। आईक्यू निकालना है, MA/CA इंटू 100 कर देंगे तो आईक्यू आ जाएगा, और 20 पंजे 100 होते हैं, ये आपको पता है, अंग्रेजी माध्यम वाले कहेंगे 25 जा 100, ठीक। इतनी बात क्लियर है। तो 20 इंटू 8 करेंगे तो 160 आ जाएगा, 20 अट्ठे 160, ठीक। क्लियर है बात। पहाड़े मैंने हिंदी मीडियम में याद किए थे, आज तक हिंदी में याद है, ट्रांसलेट करना पड़ता है दिमाग में तब जा करके। देखिए इतनी बात क्लियर है, 160 आ गया आईक्यू। अब इस फॉर्मूले के अराउंड कई क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें समझने हैं, ठीक। माँ वा से याद करने के लिए मैं आपको कह देती हूँ, माँ वा बोले तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला है आईक्यू का, याद रखना है हमको, सिंपल। MA/CA इंटू 100, मैका भी बोल सकते हो, MA/CA इंटू 100। वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज वो एज है जितने वर्ष आपको इस धरती पे बोझ बने हुए हो गए हैं, आई मीन आए हुए हो गए हैं, जरूर नहीं आप धरती पे बोझ हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, सबका अपना नजरिया देखो एक बार। तो 160, ठीक। अब यहाँ पे 2-3 चीजों का ध्यान रखना है आईक्यू के बारे में, एक और क्वेश्चन ऐसा ही आपको मिलेगा, समझेंगे। अगर हम देखें, देखो आईक्यू के कॉन्सेप्ट की बात, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की बात सबसे पहले किसने की थी, ये पेपर में आ चुका है, सीटेट से लेके हर जगह पूछे जाते हैं ये आईक्यू के आसपास के सवाल या कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पे। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया था, फटाफट बताओ। ये बड़ी कंफ्यूजन रहती थी लोगों को, बहुत पहले क्लियर किया यूट्यूब पे, तब से आप क्लियर हैं। कोई कह रहा है हूं मैं बोझ, नहीं ऐसा नहीं समझना, अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना है ना, जो आपको बोझ कहे उसे बोझ कह दो। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, लग जाएगी यार नौकरी, ऐसे क्यों टेंशन ले रहे हो, बोझ मत बोलो, कोई बात नहीं, होता है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया, याद आ रहा है किसी का नाम, बताओ फटाफट। हाँ गाल्टन कह रहे हैं कोई लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश। टर्मन, बस कुछ लोग सही दे रहे हैं। एल्फ्रेड बिने, एल्फ्रेड बिने वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस का टेस्ट पहली बार दिया, है ना। आईक्यू जो है विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति हैं, विलियम स्टर्न। साइकोलॉजी का ज्यादातर काम बाहर ही हुआ है, इसलिए हम ज्यादातर नाम अंग्रेजी ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। विलियम स्टर्न, विलियम स्टर्न, ठीक। इन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया 1912 के अराउंड, एक बार चेक कर लेना इसको, 1912 के अराउंड। हाँ 1916 में वो जो कॉन्सेप्ट है, टर्मन ने आईक्यू के फॉर्मूला को रिवाइज करके एक बेहतर फॉर्मूला बना दिया, और फॉर्मूला का श्रेय चला गया टर्मन को। फॉर्मूला ऑफ आईक्यू या रिवाइज्ड फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, तो जिनकी आप अभी बात कर रहे थे, लुई टर्मन नाम है उनका। 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया, लुई टर्मन, ठीक है। टर्मन लिख देते हैं, लुईस टर्मन कह देंगे हिंदी में। 1916, ठीक। अब थोड़ा इससे पीछे आ जाते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, ये सब पहले ही आ चुके थे, ये आईक्यू का गेम हम बाद में खेल रहे थे, ठीक। समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम देखें यहां पर मेंटल एज 1908 के अराउंड, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिने ने दिया, जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया था, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस 1904-5 में। यानी टेस्ट पहले आ गया था, मेंटल एज मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट बाद में आया है, ठीक है ना। तो एल्फ्रेड बिने, एल्फ्रेड बिने
ये वही बिने हैं जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया 1904-5 में, फ्रांस से थे, और इनके साथ थियोडोर साइमन इनके एक कॉलीग थे। अल्फ्रेड बिने भी कह देते हैं हम हिंदी में। ठीक, बात क्लियर है? हाँ, 1908 1904-5 में आपका मतलब ये टेस्ट बनने तो शुरू हो जाते हैं, लागू बाद में होते हैं। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला बुद्धि परीक्षण। आईक्यू देख रहे हो बहुत बाद में आया है, तो पहले से बुद्धि का परीक्षण का तरीका सिर्फ आईक्यू ही नहीं है। आईक्यू बहुत छोटे से एस्पेक्ट को दिमाग के आपके मेजर करता है ना। जैसे आपका कॉग्निटिव एबिलिटी में दो तीन चीजें, मतलब चीजें तो बहुत सारी होती हैं, जिनमें से ज्यादातर अगर आप एनालिटिकली अच्छे हैं, अगर आप मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है आपका आईक्यू स्कोर बेहतर निकल आए। लेकिन अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे नहीं, इसका मतलब ये नहीं आप इंटेलिजेंट नहीं है। समझ पा रहे हो? तो आईक्यू बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी का टेस्ट करेगा, और जिसमें रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मेजरली ध्यान रहता है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, इन्होंने ही थियोरी भी दी थी पहली, जिसकी बात इन्होंने की, पहली बार बुद्धि पे काम किया सर फ्रांसिस गाल्टन ने, फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं उनको, बट सीटेट में आपके काम का नहीं है। और पहला टेस्ट इन्होंने दिया, पहली थियोरी की अगर हम बात करें, यूनिफैक्टर थियोरी कह देंगे कि एक बुद्धि एक सिंगल फैक्टर थियोरी है, ये भी इन्होंने ही दी। ठीक है ना। और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, मेंटल एज यानी मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट, 1904-5 में इंटेलिजेंस टेस्ट दे दिया, बुद्धि परीक्षण 1908 में दे दिया आपका मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। क्रोनोलॉजिकल एज के कॉन्सेप्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने साल के आप हैं ये तो हमेशा से एग्जिस्ट करता ही है ना। फिर आईक्यू की बात आई 1912 में जाकर के, विलियम स्टर्न ने दिया कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला टर्मन 1916। तो ये चार बातें हैं जब आपको इंटेलिजेंस के बारे में, आईक्यू के फॉर्मूला के बारे में ध्यान रखनी है। आ जाते हैं वापस से अपने सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, फटाक से जवाब दीजिए। हल्का सा क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने कर लिए। प्रदीप सोलंकी, फटाफट से बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पोजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। एक बच्चे में शारीरिक गतिक बुद्धि है, हाईएस्ट लेवल क्या होगा, कहां तक जा सकता है वो, फटाफट बताइए। ओरेटर बन जाएगा बच्चा, तो ये तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाला बच्चा बनेगा कि बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल, जिसमें भाषिक बुद्धि होगी, वो बनेगा ये तो। हाँ, सर्जन बन सकता है, क्योंकि वो कबीर सिंह वाला सर्जन नहीं जो शाहिद कपूर थे, कि नशे करके जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, वो वाला सर्जन नहीं, मतलब बिना नशे के हाथ पे यानी आपकी बॉडी पे पकड़ कि हल्का सा भी इधर से उधर ऑपरेट करते हुए, ऑपरेशन करते समय अगर हल्का सा भी सर्जरी में इधर उधर हो गया, मामला खराब हो जाएगा। इसलिए बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस चाहिए होती है सर्जन को भी, हालांकि स्पेशल इंटेलिजेंस भी चाहिए। तो ये दोनों में आप काउंट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसे पूछा है। स्पेशल इंटेलिजेंस भी चाहिए, क्योंकि आपको दिशा का भी पूरा प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, आई मीन विजुअल शेप इमेजिन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरा आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक तो ऑफ कोर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक, पॉलिटिकल लीडर तो आपको पता ही है क्या करते हैं, है ना, बड़े बड़े वादे। तो यहाँ पे इनमें इंटरपर्सनल और लिंग्विस्टिक दोनों प्रकार की इंटेलिजेंस भर भर के होती है। पोइट तो ऑफ कोर्स लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के साथ जाएंगे यहाँ पे भी हम, क्योंकि जरूर नहीं कि पोइट बहुत अच्छा गा पाए या म्यूजिक कंपोज कर पाए, बट हाँ वो लिखते अच्छा है, सुर में भी लिख सकते, मतलब आई मीन एक लय ताल के साथ भी लिख सकते हैं, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आंसर हो जाएगा। सर्जन, वो डॉक्टर जो आपका सर्जरीज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू यूज हाई लेवल ऑफ फिजिकल मूवमेंट कंट्रोल एंड एक्सप्रेशंस। गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को उच्च स्तर की शारीरिक गति नियंत्रण, यानी शरीर की गति पे नियंत्रण है ना, और अभिव्यक्ति का उपयोग, यानी शारीरिक रूप से कैसे एक्सप्रेस करना है बॉडी को। डांस में हो सकता है ये लोग बहुत अच्छे हों, है ना, दौड़ने भागने, जिम्नास्ट, इन सब ये लोग इसमें अच्छे हो सकते हैं, जो भी काम शरीर से किए जाते हैं। तो पहला है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में तो सेल्फ, खुद को जानने वाली बात है, खुद के मोटिव, खुद के इमोशन, खुद की भावनाएं, खुद में खोए रहना, मतलब खोए तो नहीं रहना बट समझने के लिए समझ लो। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज भाषिक बुद्धि है, यहाँ पे आप भाषा को बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने, इन सब में बेहतर होंगे। जैसे कि आपका कोई भी पोइट हो सकते हैं, लिरिसिस्ट हो सकते हैं जो म्यूजिक लिख रहे हैं, मतलब लिरिक्स लिख रहे हैं, म्यूजिक क्या लिख रहे हैं। इंटरपर्सनल है जो लोगों को समझने में बेहतर हो, थेरेपिस्ट, टीचर्स, ये भी ठीक ठाक होते हैं। दूसरों के इमोशंस, दूसरों के आपके मोटिव्स, डिजायर्स, इन सबको समझने में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर का मतलब है दो या दो से अधिक, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, ये सब वर्ड आपने सुने, यानी दो या दो से अधिक स्टेट या दो या दो से अधिक नेशंस के बीच में ट्रैवल हो रहा है कुछ, तो इंटर वर्ड मतलब है मल्टीपल लोग, दो या दो से अधिक। इंट्रा है खुद, सेल्फ, स्वयं। तो इस तरह से ध्यान रखना है, इंटर और इंट्रा में बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हैं। फिजिकल मोबिलिटी लगेगी, है ना, फिजिकल मोबिलिटी लगेगी किसमें,
ये बच्चा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, डीट प्लस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फिजिकल मोबिलिटी में बेहतर होंगे ऐसे लोग जिनकी आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिनमें पाई जा रही है, यानी शारीरिक गतिशीलता में, दौड़ने भागने, शरीर पे बहुत अच्छा कंट्रोल इनका मिलेगा। जितने भी एथलीट्स हैं सब इसी में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 8। एक वो बच्चा तो खैर मतलब पता नहीं कितना लीगल है, बट आपने भी बचपन में देखा ही होगा, बच्चे या कुछ लोग जो स्पेसिफिकली रस्सी पे चलते हैं, तो उनमें भी वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इफ द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड इज 60 मंथ्स, यानी बच्चे की जो वास्तविक आयु है, कालानुक्रमिक बोलते हैं जिसको, दुनिया में आए हुए 60 महीने हो गए, ठीक है ना, 60 महीने हो गए हैं, ठीक है, यानी 5 साल का है, एंड हिज मेंटल एज इज 66, मतलब मानसिक आयु 66 महीने की है, बच्चा है 60 महीने का, आईक्यू क्या होगा। अब या तो आप कन्वर्ट करते रहे, नहीं तो जिस फॉर्म में दे रखा है सेम ही फॉर्म में दिया हुआ है। 66 महीने जो है दिमाग की उम्र है, मानसिक आयु है, दिमाग जिस लेवल पे काम करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है जितने साल के आप हैं आपका दिमाग उसी लेवल पे काम करेगा। ज्यादातर केस में होता है कि हाँ एवरेज रहती है आईक्यू के उसी के आसपास होगा, लेकिन थोड़ा ऊपर, यानी आप जितने साल के हैं उससे आगे, एज से आगे आपका दिमाग काम करेगा या पीछे भी करेगा, दोनों ही संभावनाएं हैं, 7 वाला भी है, होता ही है। तो 60 महीने की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है MA/C है, तो मानसिक आयु है 66 महीने, वास्तविक आयु है 60 महीने, गुणा कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, सिंपल है, अब निकाल लो, इतना गणित तो आपको आता ही है ना, 10 से ही डिवाइड कर लो, कुछ नहीं तो टाइम पास के लिए, है ना। ये 11 110 आ गया होगा आंसर, आ गया कि नहीं, 11 लिख रहा है कोई, तो ऑप्शन है 11 नहीं है ना, 110 दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, अच्छा ये हिंदी मीडियम में 1 0 गायब है, चलिए, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तय तो किया जा सकता है, तय क्यों नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर क्या, ये 8 था, 9 पे आते हैं। फर्स्ट थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का पहला सिद्धांत। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी करना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह पे पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, तो आसान, मुश्किल, मॉडरेट, हर तरह के क्वेश्चंस करने ही हैं। पेपर में तीनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ आसान नहीं आते हैं, बल्कि मुश्किल क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको, आसान और मॉडरेट ज्यादा मिलेंगे। द फर्स्ट थियरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज, बुद्धि का पहला सिद्धांत, अभी हमने इस पर चर्चा की थी, याद हो तो आपको, सिंगल फैक्टर, 2 फैक्टर, मल्टी फैक्टर, 3 फैक्टर, क्या, फटाफट से बताओ, जवाब दीजिए। सिंगल फैक्टर थियरी, सिंगल फैक्टर थियरी जिसको यूनी फैक्टर भी कहते हैं, एल्फ्रेड बिने ने 1904-5 में दी थी। यूनी फैक्टर, यानी यूनी का मतलब ही होता है सिंगल, तो जहां भी यूनी की बात हो रही मतलब सिंगल, है ना। एकल, इसकी फीस अलग से लगेगी, ये अंग्रेजी का टॉपिक था, सीडीपी का नहीं, मजाक कर रही हूँ। एकल कारक बुद्धि, यानी बुद्धि कोई भी एक ही फैक्टर है जो हर जगह पे काम करेगा, जबकि इसको बाद में बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि एक फैक्टर नहीं है, बुद्धि में बहुत सारे प्रकार भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद तो आपके स्पीयरमैन आए, उन्होंने कहा 2 फैक्टर होती है, जनरल और स्पेसिफिक दोनों होती है। मल्टी फैक्टर में थॉर्नडाइक ने बात की, हालांकि आजकल पूछा जाता नहीं, बट इतना तो पता होना चाहिए कि किसने कौन सा नाम दिया है, ठीक। तो यूनिफैक्टर और या सिंगल फैक्टर, एल्फ्रेड बिने। वहीं अगर 2 फैक्टर की बात करें तो चार्ल्स स्पीयरमैन, जनरल और स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत। मल्टी फैक्टर में नाम आता है थॉर्नडाइक का, सोशल, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की बात इन्होंने की थी, यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने बहुत साल पहले कराया हुआ होगा, पुराने चावल हो चुके हैं हम लोग। 3 फैक्टर थियरी, अब 3 फैक्टर नहीं, 3 टाइप्स की बात तो करते हैं, फैक्टर नहीं कहते हैं उसको, जिसको ट्रायआर्किक थियरी कहते हैं, विलियम स्टर्नबर्ग की, जिसमें प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल इंटेलिजेंस आता है। तो ये बेसिक नाम है, टाइप है, जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, थोड़ा सा लेंदी है, जवाब दीजिए। असर्शन यानी कथन और कारण। अ पर्सन इज अवेयर अबाउट हिज आइडेंटिटी, फीलिंग्स, मोटिव एंड नो द मीनिंग ऑफ लाइफ शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंटेलिजेंट वन। यानी एक अभिकथन है, दावा है, कथन है, क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी पहचान, यानी अपनी आइडेंटिटी, मतलब मैं कौन हूं, अपनी भावनाएं, किस चीज पे आपको अच्छा लगता है, किस पे बुरा, कैसा आप महसूस करते हैं, अपना मकसद क्या, आप मीनिंग क्या है, जीवन का पर्पस क्या है, ये सब जानता है और जीवन का अर्थ जानता है, बस तो भगवान ही है फिर तो ये, उसे बुद्धिमान माना जाना चाहिए, बिल्कुल माना जाना चाहिए भाई। सबसे महत्वपूर्ण काम तो यही है, बाकी सब तो ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो ये बात ट्रू है,
वही इंटेलिजेंट कहेंगे उस व्यक्ति को जो अपने बारे में जानता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है गार्डनर की, जिसको अंतः व्यक्तिक कहेंगे, खुद को जानने वाला। तो अगर हम कहें तो अ पर्सन हु इज अवेयर अबाउट हिज आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, मैं कैसा महसूस करता हूं, मेरा मोटिव क्या है, जीवन का मतलब क्या है मेरे लिए, ये सब जानने वाले व्यक्ति को बिल्कुल इंटेलिजेंट मानेंगे, है ना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ जो पहाड़ पे बैठा हुआ है वो इंटेलिजेंट नहीं है ना। भाई बहुत सारे मंक भी तो यही करते हैं ना। तो ये क्या हुआ, ट्रू है बात। रीजन क्या है, एज पर गार्डनर्स थियरी देयर इज ओनली 3 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव एंड एनालिटिकल। अभी इसी की बात की थी, पीसीए से आपको बताया हुआ है, ये विलियम स्टर्नबर्ग की थियरी है, ट्रायआर्किक थियरी कहते हैं उसको, त्रिबुद्धि सिद्धांत, है ना। गार्डनर जी के हिसाब से तो 8 प्रकार हैं, 3 फैक्टर नहीं है। तो ये जो रीजन है ये गलत हो गया। तो सीमा सही है, समीर गलत है यहाँ पे, है ना। ए और आर समझते ही हो आप, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो वो तीसरे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक गलत हो जाए फिर तीसरे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती कि हम पहले ए चेक करेंगे, ए सही निकला तो आर चेक करेंगे, आर सही निकला तो ए आर के लिए ठीक है या नहीं, या आर ए के लिए ठीक है या नहीं। लेकिन अगर ए और आर में से कुछ गलत निकल जाए फिर तीसरे स्टेप पे जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ए तो सही है, ट्रू है, ए सही है, बट आर गलत है। रीजन सही नहीं है इसका कि गार्डनर ने 8 प्रकार की जगह 3 दे दिए फैक्टर, नहीं, उन्होंने फैक्टर की बात नहीं की, उन्होंने टाइप की ही बात की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच वन इलस्ट्रेट अ पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषिक बुद्धि को दर्शाने वाला ऑप्शन कौन सा है, एक व्यक्ति जिसका भाषा पे पकड़ है जिसकी, वो कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा। सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, पिच यानी उतार चढ़ाव आपकी आवाज में, धुन और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड वेरिड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता, यानी एक प्रॉपर सेंटेंस बनता कैसे, ऐसे नहीं है कि पहले वर्ब लगा दो बाद में ऑब्जेक्ट लगाओ, है ना, पूरा उल्टा करके सेंटेंस बोल दो, तो वो गड़बड़ है। उसको तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं कहेंगे, भाषिक बुद्धि नहीं कहेंगे। यदि आप शब्दों के अर्थ, क्रम, जो शब्द जहां यूज होना ही नहीं चाहिए वहां यूज कर रहे हैं, जिस क्रम में यूज नहीं होना चाहिए उस क्रम में यूज कर रहे हैं, भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, तो मतलब भाषिक बुद्धि नहीं है। ये सब है तो कहेंगे भाषिक बुद्धि है। बाकी ऑप्शंस भी चेक करते हैं। द एबिलिटी टू नो द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरों के इमोशंस, दूसरों की डिजायर्स, दूसरों को समझने की क्षमता इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आएगी, जो आपके काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, इन सब में पाई जाएगी, टीचर्स में भी होती है कुछ हद तक। द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल एक्टिविटीज एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, तो ये लॉजिको मैथमेटिको है, क्योंकि यहाँ पे गणित और रीजनिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि लॉजिको मैथमेटिको गणितीय बुद्धि है। तो ये दोनों तो ऑप्शन में है ही नहीं है। सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, अब ये लग रहा होगा कि टोन तो भाषा से संबंधित है, बट ये म्यूजिकल एबिलिटी है। तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस है कि जो लोग संगीतीय बुद्धि जिनमें पाई जाती है, जैसे ए आर रहमान, जैसे सोनू निगम, जैसे लता मंगेशकर जी, जैसे मोहम्मद रफी, और जितने भी लोग, टोनी कक्कड़ मत कहना, तो पिच, धुन और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, देखिए आपके विचार है, मैं तो आप ही कमेंट पढ़ के कह रही हूं, तो ये म्यूजिकल एबिलिटी है। सेकेंड ऑप्शन यहां पे सही है, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं है। सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड वेरिड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, तो शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो भाषा को आप सही जगह पे इस्तेमाल करना जान रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इंटेलिजेंस क्या है ये बताइए। इंटेलिजेंस इज, यानी बुद्धि क्या है, द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स, यानी दूसरों की नकल करना बुद्धि है, पता नहीं होती होगी। द एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म गुड इन एग्जाम्स, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना बुद्धि है। तो ऐसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं, वो आपके थॉमस एल्वा एडिसन, उनको तो फिर हम इंटेलिजेंट ही ना कहें, स्कूल से ही निकाल दिया गया था, है ना। अ स्पेसिफिक एबिलिटी यानी एक विशिष्ट क्षमता है, या अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, क्षमताओं का एक सेट है, समूह है। बिल्कुल सही जवाब है, कोई एक स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं, बुद्धि को हम कहते हैं सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, क्षमताओं का एक समूह है, कई सारी क्षमताएं एक साथ मिलकर के काम करती हैं, चाहे वो आपका अडेप्ट करना हो सिचुएशन। बुद्धि को लेकर के दुनिया भर की डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना। चाहे जनरली जो परिभाषा या डेफिनेशन मानी जाती है वो है कि डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एबिलिटीज है, जहां आपकी एबिलिटी टू रीजन यानी तर्क करने की क्षमता, अडेप्ट करने की क्षमता एनवायरमेंट के साथ, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है, फटाफट से बताइएगा।
इंटेलिजेंस, फर्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये लर्निंग की परिभाषा है, एफर्ट और प्रैक्टिस से चेंज हो जाता है व्यवहार में, है ना। इंटेलिजेंस इज हेरिडेटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। सिर्फ हेरिडेटरी है, हमें क्या पता, और ऑप्शंस चेक करेंगे। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धिमत्ता बहुआयामी होती है, इसके कई आयाम हैं, कई प्रकार हैं, जिसमें कई क्षमताएं शामिल हैं जिन्हें पूरी तरह से बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा भी नहीं जा सकता। यानी इंटेलिजेंस को पूरी तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से आप माप भी नहीं सकते। यही बात तो गार्डनर कह रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस में, कि बुद्धि के कई प्रकार हैं और आईक्यू तो लिमिटेड है ना, वो तो कुछ ही चीजें मेजर कर रहा है। क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंट इन कन्वर्जेंट मैनर। नहीं भाई, डाइवर्जेंट, सिकुड़ते हुए नहीं, ओपन एंडेड थॉट। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।